तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और अपन जो पढ़ रहे थे इसके पहले, तो उसमें हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण, और आज पढ़ना है हमें व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो और आज की क्लास में अपन वर्णमाला को फिनिश करेंगे, लास्ट करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का ये है अपना चौथा भाग, जो लगातार शुरुआत का अपना भाग 2 और भाग 3 आपका यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वहां देख सकता है। यहाँ देखते हैं अपना आता है कि व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो इसमें देखें सबसे पहले आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या आता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। इन जो ये व्यंजन है आपको बताएं, इन व्यंजनों का हम संक्षिप्त परिचय यानी कि साधारण तरीके से केवल बिल्कुल सूक्ष्म परिचय हम आपको पहले वाले पार्ट में दे चुके हैं और बता चुके हैं कि इसकी संख्या कितनी है और कैसी है। तो यहाँ आ जाते हैं पढ़ना इसमें डिटेल से। तो यहाँ पर है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है ये मानी गई है 25। तो 25 में आगे बात करें कि ये जो स्पर्श है, नाम से स्पर्श है। स्पर्श का मतलब होता है किसी भी जगह को छूना। क्या करना? किसी भी जगह को क्या करना? छूना। स्पर्श का मतलब ही होता है छूना, टच करना, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अब ये क्या होगा कि व्यंजन है, वर्ण है, मुंह से बोले जाने हैं, तो जो हवा निकलेगी या वो हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंग को क्या करेगी? छूते हुए निकलेगी। ठीक है, इन व्यंजनों से। तो ये किन किन अंगों से छूते हुए निकलेगी जो हवा है, या किन किन अंगों का यहाँ प्रयोग होगा, किन किन अंगों का स्पर्श होगा, तो वो है हमारा नंबर 1 कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। तो गले से स्वाभाविक सी बात है कि सभी वर्ण निकलते हैं, लेकिन सीधे गले से निकल करके बाहर आ जाना ही ये है कंठ को स्पर्श करते हुए। दूसरा है तालु। अब ये तालु कहलाता क्या है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये तालु क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो तालु होता है, ये तालु होता है हमारा जो ऊपर का जबड़ा है। तो एक अपने 2 जबड़े हैं, एक नीचे वाला और एक है ऊपर। तो ऊपर का जो जबड़ा है, उस जबड़े के थोड़ा सा पीछे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा जो होता है वो होता है हमारा तालु। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है मूर्धा। तो ये जो मूर्धा होता है, ये होता है ऊपर वाले जो जबड़ा है उसमें दांत के जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है, ये कहलाता है हमारा मूर्धा। दांत के थोड़ा सा पीछे जो हिस्सा है ये मूर्धा, और उससे थोड़ा और पीछे चले जाओ तो वो कहलाता है तालु। तो कंठ, तालु, मूर्धा और दांत तो जानते हो, दांत मतलब क्या होता है? दांत का मतलब तो दांत होता है, और ओष्ठ का मतलब ओठ होता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि जो हमारा कंठ होता है, तालु होता है, और तीसरा क्या होता है? मूर्धा होता है। सबसे ज्यादा जो समस्या जाती है वो यही जाती है कि मूर्धा और तालु क्या है। तो आपको रखना है, ध्यान रखना है कि तालु का मतलब होता है मुंह के ऊपर वाला जो भाग है वो अंदर का हिस्सा, और जो मूर्धा है, मूर्धा का मतलब है दांत के थोड़ा सा पीछे जो हिस्सा है वही है, लेकिन है दोनों की दोनों कहाँ? ऊपर वाले जबड़ा जो है, ठीक है, उसी का। तो ये 5 जगह हमारा स्पर्श करता हुआ निकलता है, इसीलिए इन्हें हमने, ये जो 25 हैं, इन्हें 5 वर्गों में बांट दिया गया। ये वर्ग लिखा है, कौन कौन से हैं ये। अब इन्हें काउंट मत करना कि सर ने ये लिखे 1 2 3 4 5, तो ये वर्ग हैं। ये वर्ग नहीं है। वर्ग तो ये हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग। ये 4 वर्ग हैं हमारे, का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, तो ये 5 वर्गों में बांटा गया है। अब बात ये है कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 5-5 वर्ण हैं। अब ये 5-5 वर्ण कौन से हैं? जैसे ये का वर्ग है, तो का वर्ग में हमारा का, ग, घ, ये 5 वर्ण हमारे आते हैं का वर्ग में। इसी तरीके से चा वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, ता वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, ता वर्ग में भी ये होते हैं, और ये पा वर्ग में सभी में 5-5 आते हैं। अब सुनिए, जो हमारा का वर्ग है, क्या है? का वर्ग है। तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं यहाँ जो दिए गए हैं, इन्हें बोला जाता है कंठे वर्ण। ठीक है, दूसरा है जो चा वर्ग के हैं, चा वर्ग को बोला जाता है तालु यानी कि तालव्य। तालु का मतलब होता है ताला, आधा वा और या, तालव्य। ठीक है, इन्हें तालव्य वर्ण भी बोलते हैं। ऊपर वाले को कंठे वर्ण बोलते हैं। और तीसरे नंबर जो टा वर्ग है, टा वर्ग का है यहाँ मूर्धा। तो मूर्धा को बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य।
फिर आता है दांत। तो दांत जो है ता था दा था ना, इनको आप बोल करके देखें तो जो जीभ है हमारे दांतों में जाकर के गलेगी ता था दा था ना, सभी में जाकर के गलती है, टच करती है कि नहीं करती है, वही है। तो ये जो ता वर्ग है, टा वर्ग को अपन बोलते हैं टा ठा डा ढा। तो यहाँ जो हमारी जीभ है ये पीछे वाले हिस्से को स्पर्श करती है, टा ठा डा ढा ड़, करती कि नहीं करती है। सेम है यहाँ चा वर्ग। तो चा वर्ग में ऊपर के हिस्से को स्पर्श करेगी लेकिन आगे वाले हिस्से को। आप बोलिए चा छा, देखो दांत के पीछे ही कर रही है जीभ, चा छा जा छा या, गल रही कि नहीं गल रही। और का वर्ग में कहीं नहीं जीभ गलेगी, सीधे बोले का खा गा घा, बोल रहे कि नहीं बोल रहे, का खा गा घा, जीभ कहीं टच नहीं कर रही है, सीधे जो उच्चारण है वो हमारा कहां से निकल रहा है, गले से निकल रहा है। इन्हें कंठ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखे जा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कंठ ऐसे लिखा जाता है। तो का वर्ग जो है इन्हें बोला जाता है कंठ वर्ण। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में जो हवा है वो केवल मुंह से सीधे निकलती है, केवल गले का प्रयोग होता है और किसी का नहीं। ठीक है, फिर कंठ के बाद दूसरा आता है चा वर्ग। तो चा वर्ग को हम बोलते हैं तालव्य। क्या बोलते हैं? तालव्य। ठीक है, वर्ग की जगह पर यहाँ वर्ण बोला, वर्ण। तो तालव्य का मतलब अभी हमने बताया, तालु जब हम इसे बोलेंगे चा छा जा झा, तो ये लास्ट में हमारा क्या करता है, स्पर्श करता है ऊपर वाले हिस्से को जीभ। तो ये तालव्य हो गए। तालव्य के बाद आता है टा। तो टा जो है इन्हें हम बोलते हैं मूर्धन्य वर्ग। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य वर्ग। चलिए, कंठ वर्ण हो गया, तालव्य वर्ण हो गया और मूर्धन्य वर्ण हो गया। मूर्धन्य के बाद फिर आता है तावर्ग। तो तावर्ग को बोलते हैं दंत्य। क्या बोलते हैं? दंत्य वर्ण बोलते हैं। तो दंत ऐसे लिखा जाता है और ये हो गया दंत्य वर्ण। फिर उसके बाद अब दंत का मतलब आप बोल करके देखें, ता था दा धा ना, जीभ जाकर के हमारी दांतों में क्या हो रही है, टच हो रही है। फिर लास्ट में है पा वर्ग। तो पा वर्ग है, तो ये जो है इन्हें बोलते हैं ओष्ठ। ऐसे लिखा जाता है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ वर्ण इन्हें बोलते हैं। यानी इन वर्णों के उच्चारण में ओठों का प्रयोग होता है, यानी कि जो हवा निकलती है वो ओठों का आकार बदलते हुए निकलती है। जैसे हमने बोला पा, दोनों ओठ क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जबकि का में नहीं कर रहे, का खा गा घा नहीं कर रहे ना, लेकिन पा फा बा भा मा, सभी में दोनों होंठ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। तो ये पांच जो थे, ये पांच के पांच क्या हो गए, वर्ग हो गए। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ जो 1 2 3 4 5 ये हमने नंबर लिखे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसका कोई ना कोई तो महत्व होगा, तब तो लिखे हैं। तो समझिए, ये जो है प्रत्येक वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये है दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है और ये पांचवा वर्ण है। जैसे आपसे बोला जाए कि टा वर्ग का पांचवा वर्ण, तो टा वर्ग ये है और टा वर्ग का पांचवा वर्ण कहलाएगा हमारा ये। 5 पे आ गए, ये समझ में आया। पा वर्ग का तीसरा वर्ण, तो पा वर्ग पे पहुंच जाए ये है और तीसरा कहां है, ये। तो पा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा हमारा, बावतरी का। यहाँ पर आ गए हमने ता वर्ग का चौथा वर्ण, तो ता ये है और चार ये है, तो इधर आ गए तो था धनुष का। तो इस तरीके से केवल ये समझाने के लिए हमने आपसे यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5। तो ये कहलाते हैं प्रत्येक वर्ण के पहले, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण, प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण, प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण और प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण। क्यों ऐसा हमने इसलिए है क्योंकि आगे चल करके हमें इनका आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये तो था हमारा टोटल 25 के 25 कैसे होते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, ये लास्ट वाला जो पांचवा वर्ण होता है, इना या ना ना मा, इनका जो उच्चारण होता है ये नाक से होता है, मतलब नाक से ये निकलते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है, क्या बोलता है, नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। हाँ, एक भ्रांति ये आ जाती है कि इंगा या ना मा, कि माँ जो है कि सर माँ में नाक से उच्चारण नहीं निकलता है, लेकिन माँ का उच्चारण अगर ज्यादा गौर से देखा जाए, इसे गहराई से देखा जाए तो ये नाक से ही निकलता है, थोड़ा सा उसमें प्रभाव पड़ता है, जबकि इनमें क्या होता है, पूरा का पूरा हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, कि ना, तो ना पे तो नाक पे जोर पड़ रहा है, ये तो पड़ रहा है, लेकिन माँ पे भी पड़ता है, लेकिन हमारे बोलने के तरीके में हो जाता है, मतलब माँ। अब माँ बोल के देखो, थोड़ा सा ऊपर नाक में कंपन हुआ होगा, तो ये हो गए। अब आते हैं ये 25 जो थे, अब इन्हीं स्पर्श व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है, यानी इन स्पर्श व्यंजनों को भी और आगे बांटा गया है।
मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिए, उनका परिचय पढ़ लिया। स्पर्श व्यंजनों को भी और अंदर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो स्पर्श व्यंजनों को जैसे हमारे स्वर का वर्गीकरण पढ़ा था थर्ड वाले भाग में, तीसरे वाले भाग में, उसमें हमने आपसे बताया था जीव के आधार पर, मात्रा के आधार पर, तो इस तरीके से बताए थे कि नहीं बताए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर है हमारा ये जो क्लास में आ गया अपना कि स्वर का स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन को घोषत्व के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर। अब ये घोष क्या है, तो पहले तो यहाँ देख लीजिए घोषत्व के आधार पर होता है, दो प्रकार से बांटा गया है इसे। कौन कौन सा, अघोष और दूसरा क्या हो गया, सघोष। अघोष और दूसरा क्या हो गया, सघोष। सघोष का अगर अपन बात करें तो इसे क्या बोला जा सकता है, घोष भी बोला जाता है। आइए घोष क्या है, ठीक है। तो कहीं कहीं कोई एक कास्ट भी होती है, बहुत सारे, जैसे अपना ये होता है ना, कोई कुशवाहा हो गए, खरे हो गए, इस तरीके से घोष कुछ है लोग बोला करते हैं, कास्ट भी होती है। तो यहाँ उससे नहीं मतलब है अपना। घोष का मतलब होता है हमारे उच्चारण से हमारे शरीर के अंदर जो कंपन होता है, स्वर तंत्री जो है जहां से आवाज निकलती है वहां कंपन होता है या नहीं होता है। अगर कंपन होता है, क्या होता है, कंपन होता है, यानी कि हमारे यहाँ अंदर कंपन होता है, तो ये हमारे सघोष कहलाते हैं। और अगर कंपन नहीं होता है तो ये अघोष कहलाते हैं। कंपन करने का मतलब होता है थोड़ा सा हलचल होनी चाहिए। जैसे पहला नंबर हमने बोला क्या लिखा है, अघोष। अघोष में ये लिख दिया साफ साफ, स्वर तंत्रियों में कंपन यदि नहीं होता है तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो ये कहलाते हैं हमारे अघोष वर्ण। क्या कहलाते हैं, अघोष। चूंकि ये व्यंजन है तो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं अघोष व्यंजन, तो नीचे हमने लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, जो पहला व्यंजन है और दूसरा व्यंजन है, इनको हम बिल्कुल साधारण तरीके से बोल सकते हैं, इनमें कोई कंपन उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हमने बोला का, ख, गा, और गा जैसे ही बोला तो बोल करके देखिए, गा में थोड़ा सा हिला होगा, वहां पर कंपन हुआ होगा। क, ख, गा, घ, या, चा, छा, जा, छा, ठीक है, ता, टा, ठा, गा, आ रहा है, थोड़ा सा कंपन हो रहा है, यानी कि समझना। तो ये जो शुरुआत की जो दो है, यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा, यानी ये का, चा, टा, ता, पा, ये सब हमारे क्या है अघोष। का, छा, था, था, ये भी हमारे क्या है अघोष। लेकिन अब इसके बाद जो बचे हैं हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये कहलाते हैं हमारे सघोष। क्या कहलाते हैं, सघोष। तो ये साफ साफ हमने डेफिनेशन में लिख भी दिया है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो ये कहलाते हैं हमारे कौन से, सघोष। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि बोले सर चलो का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, पा वर्ग, ये तो पढ़े थे। जो बच्चे थोड़ा सा टैलेंटेड थे, थोड़ा सा पढ़ने वाले थे, उन्होंने ये पढ़ लिया था। कुछ ने तो यही नहीं पढ़ा था, उन्हें तो यही बात पता था कि व्यंजन होते हैं, का से लेकर के ज्ञा तक के सब व्यंजन होते हैं। लेकिन अब जो थोड़ा सा और पढ़ने वाले थे, जो गहराई से पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये तो पढ़ लिए थे 5 वर्ग, लेकिन अब ये नहीं पढ़ा था कि सघोष क्या है और अघोष क्या है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर चा चम्मच का सघोष है कि अघोष है, अब आपने ध्यान दिया चा पहला वर्ण ये चा है, और चा हमारा क्या है, अघोष है। क्लियर हो गया। और जब आपसे पूछा जाए कि बा बकरी का, तो बा बकरी का कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, तो 3 और 4 5 वाले सब के सब क्या है, सघोष हैं। तो हमारा ये बा बकरी का सघोष है, धा धनुष का सघोष है, जा जहाज का सघोष है, हा घड़ी का सघोष है, लेकिन ता तराजू का अघोष है। आप समझ में आ गया कि सघोष और अघोष क्या है। घोषत्व के आधार पर जो होता है, यानी कंपन के आधार पर यूं कहा जाए तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन, व्यंजन नहीं स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 अघोष और दूसरा होता है सघोष। तो आपको पता चल गया है यहाँ पर कि अघोष में क्या होता है और सघोष में। अब आपसे पूछा जाए कि अघोष स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अघोष स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो अघोष में केवल क्या लिखा आपने, पहला व दूसरा, तो पहले 5 और दूसरे 5, तो कितने हो गए 10। तो 10 होते हैं हमारे अघोष, और सघोष कितने होते हैं, तो 25 में से 10 घटा दिया तो कितना आ गया 15, तो 15 होते हैं हमारे क्या सघोष।
तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अभी भी स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण हमारा समाप्त नहीं हुआ। देखते हैं अभी आगे चलते हैं। दूसरा दूसरा यहाँ पर लिखा है हमारा क्या, प्राणत्व के आधार पर। ये आ गया, काहे के आधार पर आ गया है ये, प्राणत्व के आधार पर। अब बात समझ में नहीं आ रही सर ये प्राणत्व क्या है, क्योंकि अभी तो हमें घोषत्व ही पता नहीं था और दूसरा आ गया प्राणत्व। समस्या ये है कि हमें हिंदी का जो मतलब है, जो शब्द है, उसका अर्थ पता नहीं रहता। अगर हमें उसका अर्थ पता रहता तो हम क्या करते, बिल्कुल सरल है ये सब चीजें, लेकिन अब पता ही नहीं है। और जैसे यहाँ घोषत्व आ गया था, अब पता ही नहीं है, घोषत्व नहीं जानते लेकिन अब जान गए। ऐसे यहाँ प्राणत्व आ गया। अब प्राणत्व क्या है? हमने तो एक हीरो का नाम सुना है, पहले पुरानी फिल्म में बनाया करता था प्राण, है प्राण सुना कि नहीं सुना है? चलिए, तो अब उसी तरीके और एक दूसरा और है, प्राण का मतलब होता है जान, मर गए प्राण चले गए, ठीक है। यही चीजें सुनी है अपन ने तो प्राण में, और तो ये सुना नहीं है। तो समझिए प्राण निकल गई, ये आपने सभी लोगों से सुना है कि उसके प्राण निकल गए। प्राण निकलने का मतलब क्या है भाई? अरे प्राण कहीं आपने देखे कैसे निकल गए? तो सबसे पहले जब कोई इंसान, अगर मान लीजिए उसको देखना है, अपन को चेक करना है कि ये जिंदा है या मतलब मर गया है, तो क्या करते हैं, उसकी नाक के पास उंगली ले जाते हैं और देखते हैं कि इसके यहाँ से क्या होती है, हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही है। हैं, अगर हवा निकल रही मतलब सांसें चल रही हैं, हवा बाहर निकलेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी ये जिंदा है। और अगर हवा नहीं निकल रही यानी कि हो गया है काम, है। तो बोलते हैं ना सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है, सेम कंडीशन यहाँ पर ये है। तो प्राण का मतलब यहाँ पर है हवा से। यहाँ हम आपको लिखे जा रहे हैं कि प्राण बराबर का हवा, प्राण बराबर का हवा। प्राण का मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है। हवा कैसी, मुंह से निकल रही है जो हवा वो। तो प्राणत्व के आधार पर भी हमारे स्पर्श व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। लो, अल्प का मतलब होता है छोटा और महा का मतलब होता है बड़ा। तो जो है क्या होता है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में ये होता है कि हमारे जो उच्चारण करते हैं तो जो हवा है, अगर अल्प यानी कि कम, मुंह से उच्चारण करते समय हवा कम निकल रही है, क्या हो रही है, कम मात्रा में निकल रही है, तो वो हमारे कहलाते हैं अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन। और अगर अधिक निकल रही है हवा तो महाप्राण स्पर्श व्यंजन, ठीक है। व्यंजन का वर्गीकरण नहीं, हम पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन का। व्यंजन के अंदर स्पर्श और स्पर्श के अंदर भी हम दो प्रकार से आ गए हैं पढ़ते हुए, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ लिखा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे कहलाते हैं अल्प प्राण। पहला यानी का, ठीक है, तीसरा यानी का और पांचवा यानी का। यहाँ जो हवा निकल रही है बिल्कुल कम निकल रही है, ठीक है। फिर इसके बाद महाप्राण जो है, उच्चारण में हवा अधिक निकलती है तो महाप्राण है। अब आप बोल करके देखिए खा, आप का बोलिए और खा बोलिए, का खा। खा जब बोलते हैं तो खा से अपेक्षा कीजिए, तुलना कीजिए, आपकी खा बोलने से ज्यादा हवा बाहर निकली है कि का बोलने से, का खा। तो खा बोलने से ज्यादा निकली, क्या बोलने से ज्यादा निकल रही हवा, खा बोलने से। तो अब समझ में आ रहा है कि भैया जो हिंदी है वाकई में हिंदी है कि नहीं है। हैं, बहुत एक जगह शुरुआत में हमने एक गाना सुना था, कुछ लोग नाटक वाटक में देखा था कि हिंदी तो मैंने खूब पढ़ी पर बिंदी लगाना भूल गई, ऐसा कुछ था। अरे तो हिंदी ऐसे नहीं है, समझ में अब धीरे धीरे आ रही होगी आपको कि हिंदी आखिरकार है क्या। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। अब अल्प प्राण हम आपसे बोले कि हा, अरे आप घा बोल के देखो, का गा इंगा, कम हवा निकली, खा खा। जब घा बोलते हैं तो हवा क्या निकल रही है, ज्यादा निकल रही है। इन सब जो हम बता रहे हैं बैठे बैठे प्रैक्टिकल करते चलो, जैसा हम कहते हैं कि बोलो वैसे बोलते चलोगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सरल लगेगा। और प्रैक्टिकल करके नहीं बैठोगे और सो जाओगे बैठे बैठे, मोबाइल रख के नींद आ गई, झपकी सी आ गई, रात में सोई नहीं है, तो फिर ऐसे में आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो ये हो गए अपने, आपको पता चल गया कि महाप्राण क्या होते हैं। दूसरे और चौथे जो व्यंजन होते हैं ये सभी के सभी हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है। और जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा स्पर्श व्यंजन का वर्गीकरण फिनिश। स्पर्श व्यंजन तो हमारे 25 होते हैं, 25 का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, दूसरा जो आता है वो है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन। और अंत्यस्थ जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं चार।
कौन कौन से होते हैं? या, र, ला, वा। ये चार होते हैं। ये देखें, या, र, ला, वा। हमने आपको जब परिचय पढ़ाया था, पहले जो पहला पार्ट था यानी पहला भाग था, ठीक है, इसी का वर्णमाला भाग 1 था, उसमें हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें ये बता दिया था कि अंत्यस्थ क्या कहलाते हैं। तो अंत्यस्थ जो होते हैं जिनमें मतलब क्या होता है, हवा बाहर नहीं, थोड़ा सा अंदर की ओर जाती है। मतलब जिनका उच्चारण करते समय हमें ऐसा लगे कि हवा कहाँ की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, अंत्यस्थ कहलाते हैं। या, रा, ला, वा। जबकि नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है। आप ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं, ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, इसमें जो हवा है वो बाहर की ओर निकलती है और गर्म हवा के तरीके से निकलती है। जैसे आप बोलिए सा, 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 हा। जैसे आपने बोला सा, 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 हा, तो उच्चारण करते समय इनमें और इनमें कंपेयर करके पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये अध्यस्थ है और ये क्या है, ऊष्म है। दोनों को देखा जाए तो इनमें हवा ज्यादा बाहर की ओर निकल रही है और इनमें हवा अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि शायद नहीं सर अभी थोड़ा सा क्या हो रही है, इसमें भी निकल रही है, तो निकल नहीं रही है, वो हमें लगा रहा है ऐसा कि हवा निकल रही है। ठीक है, तो ये अब देखो, ये तो हमने इनकी डेफिनेशन बताई कि अंत्यस्थ और उसमें क्या है। तो अंत्यस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला, वा होते हैं और उसमें व्यंजन हमारे सा, सा, हा होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्हीं का थोड़ा सा और डीपली हम चले गए, इन्हें क्या कहा गया। तो या और वा, ये बहुत बार पेपरों में आता है, कई बार आ चुका है ऐसा कि क्या निम्न में से अर्ध स्वर किसे कहा जाता है। स्वर तो हमने पढ़े हैं लेकिन अर्ध स्वर, तो अर्ध स्वर ये है भैया या और आ, वा। या और जो वा होते हैं इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद कर लेना है तो ये व्यंजन व्यंजन है, लेकिन इन्हें क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर। इसी तरीके से जो रा है, इस रा रस्सी को, ये अभी तक तो हमने जितने भी पेपर बहुत सारे देखे हैं तो रा रस्सी का मिला नहीं है कि रा रस्सी को क्या कहा जाता, मतलब पेपरों में अभी तक आया नहीं है। हमें ये नहीं कह रहा हूं कि आया है, मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूर करें कि जितने हमने अपने अभी तक पेपर देखे उनमें ये रा का नहीं आया है, तो आगे हो सकता है कि आ जाए। तो क्या दिक्कत है, ये जो रा है तो इस रा को कहा जाता है लुंठित। रा रस्सी को क्या कहा जाता है, लुंठित। अब ये लुंठित क्या, अरे लड़कों, लुंठित का मतलब होता है कि जिसमें हमारी जीभ लुढ़क करके नीचे गिरे, झटके से गिरे। शायद हमने लिखा हो या नहीं आ रहा है समझ में, तो चर्चा करते हैं। समझिए, आपको बता रहे हैं कि ये जो लुंठित का मतलब होता है झटका हो या ना हो, लेकिन सीधा सीधा यूं कहा जाए कि जो जीभ जो है थोड़ा सा मुड़ जाए, झटका वाला थोड़ा सा उच्छिष्ट व्यंजनों को कहते हैं, वो निकल आया मुझे। आपको बताएं कि जिसमें जीभ हमारी मुड़े, लुढ़ के, जीभ क्या करे, लुढ़ के, तो वो क्या कहलाते हैं, लुंठित। ठीक है, जैसे आपने बोला रा, रा, रा में थोड़ा सा जीभ मुड़ रही है और लुढ़क भी रही है, थोड़ा सा रा मुड़ रही। लुंठन मतलब ऐसे हो रही है, सीधा सीधा यूं समझ जाओ, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लुंठित। रा को क्या कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है। अगला है ला। ला लड्डू को क्या कहा जाता है, तो ला को कहा जाता है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बगल, तो जिसके उच्चारण में हम जो हवा है वो बगल से निकल जाए, तो ला लड्डू का जो उच्चारण करते हैं उसमें हवा जो है जीभ के बगल से निकल जाती है। अब ऐसा तो है नहीं है कि वहां पे कोई पंप लगा हुआ है कि अच्छी जोर से निकल जाए है और हमें समझ में आ जाए बोले सर ये निकल गई है हवा है। थोड़ा ये छोटी छोटी सी चीजें हमें केवल अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर गहराई वाले पर चीज चलेगा तो हमें गहराई से भी उनका क्या करना पड़ेगा, आराम से उच्चारण करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, और गौर से अगर देखेंगे तो पक्का है कि जो अपन ज्यादा गहराई से जाएंगे तो हवा हमारे जीभ के बगल से ही निकलेगी। देख लीजिए आप, जीभ की यहाँ जो बगल वाले हिस्से वहां से थोड़ा सा निकल रही है, ऐसे लग रही है कि जीभ के बगल से टच करते हुए हवा हमारी क्या है, निकल रही है। तो ये हो गया, ला को हम कहते हैं पार्श्विक। आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं सा, 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 हा। अब ये 4 ही होते हैं। फिर आगे ये बता दिया हमने कि ऊष्मा निकलती है बाहर को। इनका अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि और ज्यादा इनका गहराई का भी कोई क्वेश्चन है नहीं, मिला नहीं है। अगर कभी लाइफ में, जिंदगी में हमें मिलेगा तो परेशान नहीं होना, हम आपको बताएंगे। ठीक है,
आज अगला आ जाता है उच्छिष्ट व्यंजन। तो जो उच्छिष्ट व्यंजन है इन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। अपन ने लिखा था ड और ढ, ये है उच्छिष्ट व्यंजन में। ये होता क्या है कि जब हम बोलते हैं तो जीभ हमारी पहले तो ऊपर स्पर्श करे और फिर उसके बाद पहले ऊपर स्पर्श करे और फिर नीचे आकर आए, वो भी झटके से आए। जैसे आप बोलेंगे ड, बिल्कुल ड ऐसे बोलोगे तो नहीं आएगी। आप बोलोगे ड, बिल्कुल नीचे आई कि नहीं, झटके से गिरी है? तो ऐसे ही है। और ये ढ ऊपर से नीचे को गिरी कि नहीं गिरी? तो यहाँ देखा हमने, जीभ पहले मूर्धन यानी ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करती है और फिर झटके से कहाँ गिरती है? नीचे गिरती है। ये द्विगुण व्यंजन की पहचान है। द्विगुण व्यंजन केवल कितने होते हैं? दो होते हैं। अब हमने आपसे बताया था कि जो वर्ण व्यंजन होते हैं तो व्यंजन उच्चारण के आधार पर कितने बताए थे? उच्चारण के आधार पर हमने बताए थे 35 बताए थे, और लेखन के आधार पर बताए थे हमने 39। लेखन के आधार पर बताए थे 39 और उच्चारण के आधार पर बताए थे 35। तो 35 का मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हैं। तो आपका ये 25 के बाद आपका इधर आ जाइए ये 4, तो 25 से 4 29, 29 के बाद ये आ जाते हैं 4, तो 29 से 4 33 और 33 के बाद ये हो गए 2 35। क्लियर हुआ? ये थे हमारे उच्चारण के आधार पर 35। लेकिन लेखन के आधार पर होते हैं हमारे 39, और उन 39 में 4 वर्ण जुड़ जाते हैं, वो है संयुक्त अक्षर। क्या है? संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, ये 4 वर्ण जुड़ जाते हैं। अब आपको शायद याद हो, हमने एक बात बताई थी आपसे जब स्वर का वर्गीकरण फिनिश किया था, तब उसमें ये बताया था कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है। क्या है? परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है। तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या भी पता होगी कितनी है। तो परंपरागत रूप से जो व्यंजनों की संख्या है वो है 33। अब ये क्या बात है सर? स्वरों में तो संख्या बढ़ी थी, 13 थी, लेकिन व्यंजनों में 2 कम आ गई है, ऐसा क्यों? तो रीजन ये है कि परंपरागत रूप से जो व्यंजन है वो 33 है, क्योंकि परंपरागत रूप से इन दोनों को भी व्यंजन में नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये दोनों के दोनों व्यंजन संस्कृत के में नहीं है, संस्कृत की वर्णमाला में नहीं है। इन्हें अपने मन से विकसित किया गया है, अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको लाया गया है। इसीलिए आपको बता दें, इसका एक नाम और हो गया, इन दोनों को विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है? आपसे पूछा जाए कि विकसित व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि विकसित व्यंजन किसे कहते हैं। आप बन जाएगा आपसे, इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को विकसित व्यंजन कहते हैं, इन्हीं को उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। और आपसे ये भी पता चल गया कि विकसित क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में हिंदी में नहीं, इन्हें हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने क्या कर लिया है, अपने मन से विकसित कर लिया है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? विकसित। पहले क्या था? ये धातु था, लेकिन हमने उसमें आवश्यकता पड़ी तो हमने नीचे बिंदिया लगा दी अपनी आवश्यकता अनुसार, इसीलिए ये क्या हो गए? विकसित हो गए, नए आ गए हैं। तो ये संस्कृत में नहीं है। तो परंपरागत रूप से जो व्यंजन की संख्या है वो कितनी है? 33। अब ये था अपना टोटल वर्गीकरण। क्लियर है? सॉरी छात्रा क्या बता चुके हैं, का और ता से मिलकर के छा, ता और रा से मिलकर के त्रा, जा और यहाँ से मिलकर के ज्ञा, और सा और रा से मिलकर के सा। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद जो बहुत सारे, देखिए जो वर्गीकरण था अपना फिनिश हो गया, लेकिन बहुत सारे लेखक आए, विद्वान आए, उन्होंने हिंदी वर्णमाला में अपने अनुसार वर्णों की संख्या को माना। किसी ने कितने माना, किसी ने कितने माना, किसी ने कितने माना। इनका डिटेल हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कभी कभार जब हम बहुत कठिन पेपर देने के लिए पहुंच जाते हैं तब हमसे ये पूछ दिया जाता है कि कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने हैं। अब वहां पे ना तो हमारा 46 चलना है, ना हमारा 52 चलना है, ना कुछ चलना है इस तरीके से जो हमने आपको पढ़ाई थी। तो आपको बता दें, ये बिल्कुल जो 3-4 विद्वान थे उन्होंने अपने अपने अनुसार इन्होंने माना है अपने मन से। बोले नहीं, हम तो इतना ही मानते हैं, दूसरे बोले हम तो इतना ही मानते हैं, तो हम भी तो मान लें कि हम तो एक भी नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा मान्य नहीं होगा क्योंकि हमने हिंदी में कोई योगदान नहीं दिया। इन्होंने हिंदी में न जाने कितने योगदान दिए, इन्होंने नई नई चीजों ला करके दी है, तो इसीलिए इनकी क्या होती है? बात मान्य होती है। ठीक है? और अपन ने तो कुछ किया ही नहीं है हिंदी के बारे में, तो अपनी बात कहां से मान्य होगी? चलिए तो देखें, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि किशोरी दास वाजपेयी जो थे, ठीक है, हिंदी के विद्वान थे,
इन्होंने वर्णों की संख्या मानी है 43। आपको याद रखना है कि किशोरी दास बाजपेयी ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है, ये है 43। अच्छा लड़कों, ये -43 नहीं लिखा है, ये डैश लगा है, योजक चिन्ह है। हिंदी में माइनस नहीं होता है, गणित में होता है। कामता प्रसाद ध्रुव ने, तो कामता प्रसाद ध्रुव ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 46 मानी है। उदय नारायण तिवारी ने 51 मानी है और धीरेन्द्र वर्मा जी ने कितनी मानी है, 53 मानी है। क्लियर हुआ? तो ये था अपना पूरा वर्णमाला का जो पूरा का पूरा व्यंजन भी थे, व्यंजनों का वर्गीकरण भी हो गया और पूरा डिटेल से आज अपनी इस वाली क्लास में वर्णमाला जो है पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए अब आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका भी आंसर आपको कमेंट में ही बताना है। क्लियर? अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे और हमें बार बार मैसेज कर रहे थे, बोले सर पार्ट 1 डाल दो, पार्ट 1 डाल दो, पार्ट 1 डाल दो वर्णमाला का। आपने पार्ट 2 डाला, पार्ट 3 डाला। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1। अब अपन को अगर आपने पार्ट 2 देखा है, पार्ट 3 देखा है और ये पार्ट 4 देखेंगे तो आपको पार्ट 1 की देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर है? और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 3 जो है ये डिटेल से हैं। पार्ट 1 में केवल हमने उनका परिचय लिखा था, सामान्य परिचय। क्लियर हो गया? तो अब देखो हम आपसे क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए पहला क्वेश्चन है, अर्ध स्वर कहा जाता है। पहला यहां पर दे रहे हैं हम आपको आ, दूसरा वा, तीसरा ई और ये चौथा ऊ। अब देखें, चलो अब आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा, बता देंगे आप लोग। अब आपको बताएं, बहुत सारे बच्चे में कंफ्यूजन हो जाते हैं। उन्होंने कहा आ, वा, ई और ऊ, ठीक है, 3 तो उन्हें स्वर ही लिख रहे हैं। तो उन्हें अगर आंसर लगाना है तो कौन सा लगाएंगे, स्वर ही का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हैं? चलो ठीक है, तो क्लास को अपनी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में अब हम आपसे मुलाकात करेंगे जो शब्द रचना है। ये तो अभी हमने पढ़ा था पूरा वर्ण, क्या पढ़ा था, वर्ण। अब वर्ण को मिलाकर के, वर्णों से मिलकर के क्या बनता है, शब्द बनता है। तो शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। चलो भाई, अपन अपने सभी स्टूडेंटों से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लास कंप्लीट है। अब बोलिए क्या कैसा है। जो आपकी फिजिक्स की क्लास है उसका टाइम आपको कितने बजे पढ़ना है आज के लिए, बस केवल आज के लिए पूछ रहे हैं क्योंकि सुबह नहीं लगा पाए। आज बता सकते हैं आप लोग कितने बजे पढ़ना है। अच्छा, हम बता दें, तो हम बता रहे हैं अभी वर्तमान में समय 1 बजे लगा दें तो। चलो, तो आज फिजिक्स की जो आपकी क्लास है वो 1 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हाँ, क्या कह रहे हैं, 1 बजे से लेकर के 1:40 मिनट का टाइम रहता है आपकी क्लास के लिए, फिक्स है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 1:40 तक आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो आज बाकी डेली तो लगेगी 7 बजे। हाँ, देखो सर्वेश लोधी का नहीं खुल रहा है, उसके लिए हम बताएंगे। एक्सेप्ट अभी हमने की नहीं, कर नहीं पाए होंगे, कर लेंगे। अभी हमने आपको बता दिया है कि जो बच्चे पुराने थे तो हिंदी वाला ऐप तो खुलेगा, और 11th वाले जो बच्चे हैं उनका फिजिक्स का ऐप धीरे धीरे खुलना, 2 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, बच्चों जो वर्तमान में 11th क्लास में थे और अब 12th क्लास में आ गए हैं, उनका फिजिक्स का ऐप 2 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। इसका कारण ये है कि आप लोगों को 100 रुपए फीस पे करनी होगी तो चालू होगा, नहीं तो वो फिजिक्स वाला बंद हो जाएगा, हिंदी का बस चालू रहेगा। जो 12th क्लास में है अभी, मतलब जिनके पेपर अभी हुए नहीं है, जिन्हें अभी पेपर देने हैं, उनका तो खुलेगा। लेकिन जिन्हें 1 साल है अभी 12वीं के पेपर देने के लिए, उनका बंद हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, आप लोगों से जो बात है वो क्लास में जब अपन पढ़ाएंगे पूरा का पूरा, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। जो 90+ वाले थे, लेकिन इसकी फीस लगेगी नहीं। तो अगर आप अपन को समस्या ये जा रही है कि बार बार नेटवर्क फंसने लगते हैं,
क्या है योगेन? सब बढ़िया है। घर से नहीं निकलना है, तुम्हारे यहाँ पर ज्यादा समस्या है इस चीज की। बिल्कुल नहीं निकलना है, घर में ही रहना और बाहर की चीजें भी नहीं खाना है। दाल चावल रोटी खाओ जिसमें सार है। हैं? हाँ बोलो। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में ये थोड़ा सा लेट आ पाती है, 1-2 घंटे बाद आती है, लेकिन आ जरूर जाती है। तो मैं कौन सी वीडियो नहीं मिल रही? कौन सी वीडियो नहीं मिल पाई रिकॉर्डिंग में? अच्छा, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो अपना ये हिंदी का जो पार्ट था, ये भी अपना यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, फिजिक्स के बस लगने हैं, बाकी हिंदी के नहीं लगने हैं। जमा होने के लिए आपका फोन पे चलाते हो, फोन पे से हो जाएगा। और वैसे अगर मतलब अकाउंट में डायरेक्टली हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, और हाथ यहाँ पर अगर भी आ सकता है तो वैसे हो जाएगा। चाहे जैसे आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो आने की आवश्यकता नहीं है, फोन पे वगैरह होता है, सबसे कर देना है। हाँ चलेगा। हाय राजन। क्या है? आईफोन पे नहीं तो नहीं चलाते? अच्छा चलो। हाँ भैया। बेटा इंग्लिश तो हमसे आती भी नहीं है, इंग्लिश का अपन बता नहीं सकते हैं। इंग्लिश की लगेगी ही नहीं अपने यहाँ पे। सही है। चलो ठीक है, तो अपन को अब अगली क्लास का इंतजार करना है सबके सब। नमस्ते है सभी बच्चों से, घर में बैठे रहना आराम से। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।